नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार और कांग्रेस में फेरबदल का दौर जारी है। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव किया है। इस फेरबदल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदले गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए भी नई समिति का गठन कर दिया गया है। कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव की मांग करने वाले नेताओं को कप्तानी करने वाले गुलाम नबी आजाद के पर कतर दिए गए हैं, तो गांधी परिवार के पक्ष में खड़े रहने वाले नेताओं को वफादारी के तौर पर प्रमोशन भी दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थक वाले नए नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन और कांग्रेस की कार्य समिति में जगह दी गई है। ऐसे में कांग्रेस संगठन में हुए फेरबदल में राजनीतिक रूप से कई सियासी संदेश भी छिपे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो बदलाव संगठन में करना चाहते थे, उसे आखिरकार सोनिया गांधी ने अब कर दिया है। राहुल जिन नेताओं को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते थे, उन्हें जिम्मेदारी के साथ पद दे दिए गए हैं। कांग्रेस संगठन के फेरबदल में अब ज्यादातर राज्यों की जिम्मेदारी राहुल के करीबियों के हाथ में सौंपी गई है। तारिक अनवर को राहुल गांधी ही एनसीपी से कांग्रेस में लेकर आए हैं। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस महासचिव के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाले राज्य केरल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा राहुल की टीम के राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश और विवेक बंसल को हरियाणा, मनीष चतरथ जो गांधी परिवार के ही करीबी हैं को अरुणाचल, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड, राजीव साटव को गुजरात, जितेंद्र सिंह को असम और जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी के भरोसेमंद रणदीप सिंह सुरजेवाला को महासचिव बनाकर कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर के स्थितियां जो बयां हो रही है, कांग्रेस में फेरबदल का दौर कुल मिलाकर के यूं कहा जा सकता है कि एक बगावत का जो चेहरा देखने को मिला था, उसके बाद में ये बदलाव सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए किया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिन करीबी नेताओं को राहुल गांधी महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते थे, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के खासतौर पर बिहार का जिक्र यहां पर करना जरूरी है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का भी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में वहां पर काबिज है और बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि जो ये परिवर्तन किया गया है, आखिर किस आधार पर, क्या योग्यता के आधार पर चुनाव किया गया है, या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी काफी लंबे समय से जिस बदलाव की मांग कर रहे थे या जो संकेत उन्होंने दिए थे, कहीं ना कहीं पार्टी के उच्च प्रबंधन को, पार्टी के मैनेजमेंट को, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्यों को वो बदलाव स्वीकार करने पड़े। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। संजीव कौशिक साहब मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशिक साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। और कुल मिलाकर के जिस बात का जिक्र मैं करना चाहता था, एक चिट्ठी आती है, लेटर बम फूटता है और कुल मिलाकर के उसमें कहा जाता है कि कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत है और उस जरूरत को काफी लंबे समय बाद में पूरा किया गया है। पहले उन तमाम बागी नेताओं की छुट्टी की गई है। किस तरीके से देख पा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, खासतौर पर बिहार का जिक्र करेंगे, क्या उस प्रकार के जो परिवर्तन किए गए हैं बिहार विधानसभा के लिहाज से भी इस प्रकार के चेंजेस को देखा जा रहा है? साथ ही मेरा एक सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या यह माना जाए कि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली का गढ़ नहीं बचा पाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से घेरने के लिए प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार सौंपा गया है? परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है, लेकिन खासतौर पर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, आखिर परिवर्तन के मायने क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी जिस तरह से अपने तल्ख तेवर के साथ सरकार के ऊपर प्रहार करते चले आए हैं, और राहुल गांधी खास करके यदि कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी खाने में दो खाने बटे हुए थे। एक वो लोग जो लोग काफी दिनों से जमे हुए थे, या हम ये नहीं कहते कि अनुभव की आंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की मंशा शुरुआती से ही, चाहे वो लोकसभा चुनाव से आप देख लें या उसके बाद के अन्य चुनाव में भी आपने देखा होगा, उनकी जो इच्छा थी वो यही थी कि नए यंग जनरेशन के जो लोग हैं, जो एनर्जेटिक हैं, उनको, युवाओं को स्थान दिया जाए और फिर नए सिरे से, चूंकि आपको भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है, इसलिए उस तरह की रणनीति बना के आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि एक बार नहीं कई बार वैसे अनुभवी लोग जिनके बारे में हम जानते हैं कि जिन्होंने कांग्रेस को एक लंबा वक्त दिया है और कांग्रेस को समझा है, जाना है, उन लोगों के छोटे छोटे या एक एक ऐसे कदमों से कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कई बार मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ गया है कांग्रेस पार्टी को, और झेला भी है कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव के वक्त में किसी का कुछ बोल देना या इस तरह से, इस परिस्थिति में राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी जिन जिन लोगों को जो जो जिम्मेवारी दी गई थी, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो शुरुआती दौर से ही थोड़ा सा वो चाहते थे कि हार की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी गई थी, यदि उनके इलाके में या उस स्टेट में बेहतर यदि कुछ रिजल्ट नहीं आया तो वो अपनी जिम्मेवारी स्वीकारें। लेकिन जिस तरह से भाई भतीजावाद को भी उन्होंने एक बार दरकिनार करने की कोशिश की थी, सब कुछ चाहते हुए भी यह कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी वो नहीं कर पा रहे थे जो वो चाह रहे थे। पिछले दिनों जो चिट्ठी आई,
रही थी कसर उसमें खुल गई। एक तरह से स्पष्ट हो गया कि कौन लोग किस नियत से, चूंकि वो मुफीद वक्त नहीं था, ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेकिन फिर भी वो चिट्ठी संजीव आई। भाई, सबसे बड़ी बात, क्या पार्टी को ईमानदारी से लेटर लिखने वाले उन तमाम नेताओं को जानबूझ के नकारा गया है? यहां पर आत्मविश्लेषण की आवश्यकता थी। पार्टी के उन नेताओं ने जो तकरीबन ये माना जाए जिंदगी भर से कांग्रेस का झंडा बुलंद करते रहे, और उन्होंने एक सलाह दे डाली, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद का जिक्र करना चाहूंगा, अपने आप में बहुत सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबा समय पार्टी को दिया है, और कुल मिलाकर के ऐसे मौकों पर कई मर्तबा संकट मोचक की भूमिका के तौर पर गुलाम नबी आजाद निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने आत्ममंथन करने की सलाह दे डाली तो उनसे किनारा कर लिया गया? नहीं, देखिए, आत्ममंथन की सलाह दे डाली, लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से कुछ पार्टी में ऐसे वरिष्ठ नेता है जो लगातार गांधी परिवार से इतर वो चाहते थे कि संगठनात्मक जो चुनाव की बात वो कर रहे थे। लेकिन हम यह भी हमें स्वीकार करना होगा कि हमने देखा है इससे पहले जब जब गांधी परिवार की छाया से कांग्रेस को मुक्त करने की कोशिश की गई है, कांग्रेस कई भागों में विभक्त हो गई है। कांग्रेस को बनाए रखना भी, कांग्रेस पार्टी की वजूद को बनाए रखना, ये भी बहुत जरूरी है आज के वक्त में। हम खूब जानते हैं कि गांधी परिवार का छाया यदि हट जाता है तो आज कांग्रेस फिर वही स्थिति होगी और कई खानों में बंटने को हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो उस परिस्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि गांधी परिवार, हम मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यदि बने थे, मनमोहन सिंह बने थे, उसके बावजूद गांधी परिवार का एक छाप तो था ही, इसमें कहाँ कोई दो मत है। आप देखेंगे उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे, कहने के लिए लोकतंत्र वहां भी मजबूत है, लेकिन वहां भी किस तरह से संगठन की चुनाव के वक्त लौटूंगा संजीव भाई, संजीव जी लौटूंगा आपके पास में। रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। कुल मिलाकर के आज का जो चर्चा का विषय है, कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव, CWC की जो मीटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उन तमाम सदस्यों को तरजीह दी जाती है, लेकिन एक सवाल वहां पर भी खड़ा होता है, जिन जिन नेताओं ने आत्ममंथन करने के लिए पार्टी को चिट्ठी लिखी, उन नेताओं से पार्टी ने किनारा कर लिया है। दूसरा यह भी उठता है कि युवाओं को जिम्मेदारी देने में बीजेपी को टक्कर देने लगी कांग्रेस, क्या कहेंगे? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस से जिसको चाहे उसको पदाधिकारी बनाए, जिसको चाहे उसको जिम्मेदारी दे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इन 70 सालों के बाद में भारत की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकलेगी एक परिवार तक सीमित रहेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस की का काम क्या है, और ये राहुल गांधी जी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उनकी प्री तैयारी इसको कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है कि जो संवैधानिक पदों के ऊपर नहीं रहता, लेकिन संवैधानिक पदों से ऊपर जाके निर्णय करने का हमेशा काम करता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए मनमोहन सिंह जी थे, और कोई लोकसभा के अंदर कोई बिल पेश किया जाता है, उस बिल के प्रतियां फाड़ के फेंकने का काम करते हैं, जबकि सिर्फ गांधी परिवार के नुमाइंदे सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बिल की प्रतियां फाड़ना एक संवैधानिक पद के ऊपर नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व कायम रहे, परिवार का इकबाल। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्टेट के प्रेसिडेंट कौन, लेकिन रामलाल जी, जिस भाई भतीजावाद, जिस भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र आप कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से अछूता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, इस चीज को स्वीकार करना होगा आपको। आप ये कह सकते हो, या हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक पार्टी का संगठन कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो गांधी परिवार का नहीं बनेगा, उससे बाहर का नहीं बनेगा। चलिए संजीव कौशिक साहब, परिवार बड़ा या पार्टी, सवाल उठता है सबसे बड़ा, लेकिन देरी कैसे हो गई? एक विश्लेषण आपसे जानना चाहूंगा, आखिर देरी कैसे हो गई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़कर जाने के बाद में, राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद में आखिर परिवर्तन की याद आई, इतना समय क्यों लगा?
नहीं, देखिए मैंने कहा शुरुआती दौर में ही कि राहुल गांधी की शुरू से ही ये नीति रही है। और एक चीज मैं स्पष्ट बोल दूं, हाँ, आज के हिंदुस्तान के राजनीति में भाई भतीजावाद या आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कोई भी ऐसे पार्टी में आप जब झांक के देखेंगे तो कहीं ये दोनों चीजें आपको मजबूती से नहीं दिखेगी। ना आंतरिक लोकतंत्र, जिस आंतरिक लोकतंत्र के बारे में हम दुहाई देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, क्या कोई और पार्टी इससे छूती है? सारे पार्टियों में एक तरह से हाईजैक कर लेने की स्थिति होती है और सब जानते हैं, इस पे चर्चा करना बेमानी है। और दूसरी बात, भाई भतीजावाद भी किसी पार्टी से छुपा हुआ नहीं है, फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है, इसको भी आप दरकिनार कर दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की कोशिश थी शुरुआती दौर से ही कि यंग जनरेशन के नए पौध के बच्चों को वो जगह देना चाहते थे और चाहते थे कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी से यह बात कहने में कोई शिकायत नहीं है कि आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रही है और उसको यदि आपको मात देना है तो उसके धार को समझने की कोशिश करनी होगी। और उसके हर एक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जमीनी स्तर पे टिकाए रखा है, बनाए रखा है, अपने जमीन के कार्यकर्ताओं के साथ अपना संवाद कायम रखा है, कांग्रेस पार्टी एक तरह से कटी हुई आज के डेट में दिखाई दे रही है। तो इन सब चीजों के लिए रणनीति बना करके सबसे पहले आपको संगठन के तौर पे अपने आप को खुद को मजबूत करने की जरूरत है। युवा खाटी नेताओं की आवश्यकता है, आप यही कहना चाहते हैं। मेरे साथ कमल किशोर कमांडो साहब जुड़े हैं, पूर्व सांसद है कांग्रेस के। कमल किशोर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और मेरा सवाल वही है जो अभी संजीव कौशिक साहब से था, देरी बहुत हो गई है साहब, क्योंकि जिन स्थितियों से राजस्थान गुजरा है, सचिन पायलट की एक बगावत होती है, दो गुट यहां पर बन जाते हैं, अशोक गहलोत गुट जो कि मुख्यमंत्री का खेमा माना जाता है, सचिन पायलट गुट जो कहीं न कहीं दिल्ली पहुंच जाता है, 32 दिनों तक राजस्थान की सरकार क्वारंटाइन हो जाती है। मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी बातों को आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बातें नहीं पहुंचती है और आखिर में पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आखिर इतनी देरी कैसे लग गई? क्या बीजेपी की सरकार या एनडीए गवर्नमेंट के दोबारा रिपीट होने का इंतजार कर रहे थे, या यूं कहा जाए कि युवा तेवर के आगे बुजुर्गों का जो अनुभव था वो पार्टी पर भारी पड़ रहा था? देखिए, कभी कभी पार्टी बहुत समझदारी और सूझबूझ के काम करती है। ऐसा नहीं है राजस्थान में जो घटना घटी उससे राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी परिचित नहीं है, इस तरह से मध्य प्रदेश की बात है। लेकिन मिलकर के जो काम हुआ ये बहुत बेहतरीन हुआ, इससे वे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। को समय का इंतजार करके अपने काम में ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए और पार्टी के हर लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। देखिए, व्यक्ति कभी सोचता है कि पार्टी का मैं नुकसान रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। पार्टी का नुकसान होता है तो व्यक्ति का भी नुकसान होता है। और लेकिन देरी हो गई ना, देरी स्वीकार करते हैं, काफी देरी से फैसला लिया गया। देरी हो गई, देरी के पीछे भी कोई रीजन हो सकता है, वो आला कमान जानता है, क्योंकि उनका काम है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, और इसको बहुत हल्के से कोई ले रहा है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। समय बदलता है, इंसान बदलने में देरी नहीं लग रही है और झूठ की राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी की नहीं। कमल किशोर जी, आपका एक सवाल मेरा है। रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हैं, विधायक हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में है जो पार्टी से बड़ा है। ऐसी स्थितियों में एक बार दोबारा से बहाना ढूंढा गया कि किस तरीके से परिवार से अध्यक्ष हो, और उन लोगों ने, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखने की कोशिश की, उनको दरकिनार किया गया। साफ तौर पर कहना है कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद हावी है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये इस देश को कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, आगे भी चलाई। या देख रहे हैं देश की क्या स्थिति है। विधायक जी से पहले पूछे कि देश की क्या स्थिति है। देश के किसान, देश के मजदूर, क्या उनकी कीमत 1500 रुपए है? क्या गरीब सड़कों पर है, थालियां बजा रहा है? देश बिल्कुल नाच रहा है, फकीर बना घूम रहा है देश। आप उनसे पूछिए कि क्या देश की जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, इसको संभालने में कितना समय इनको लगेगा। उनसे सवाल करिए, मैं उनसे कहता हूँ सवाल आप पूछिए। आप जाके अपने नजदीक गिरेवान में झांकिए। किसी चीज को छेड़ना आसान है, मजबूत करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप देखिए चाइना क्या है, इसकी क्या हिम्मत पड़ती थी भारत को आग दिखाने के लिए। पाकिस्तान का भी हिम्मत नहीं पड़ा बोलने के लिए। ये नेपाल का क्या है, ये क्या है, क्या को देने से क्या मिलेगा। मैं तो फोर्स का अफसर हूँ, फोर्स का आदमी, फोर्स का सिपाही हूँ। हर चीज को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। जिन बॉर्डरों को कमल किशोर कमांडो ने देखा है, मेरी यही बड़ी सीन टुडे एजेंट टुडे, मैं उनसे सवाल करता हूँ। झूठ की राजनीति बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती है। रामलाल जी, झूठ की राजनीति
रामलाल जी, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है, साफ तौर पर सीधा आरोप है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल आरोप है। आप बात सुनिए, आपकी देश की मनुष्य की कोई था। आप एक भी बम ब्लास्ट की घटना हुई क्या? बता दो मुझे। इस देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, और आप बोल रहे हो कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। राजस्थान की धरा के ऊपर तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी। कमल जी, 10 दिन के कमल जी अंदर जवाब ले लेते नहीं हैं। होगा। कमल किशोर जी, हमारी बात सुनिए। कमल किशोर जी जवाब ले लेते हैं एक बार। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। कमल किशोर जी जवाब लेंगे एक बार रामलाल जी का। मैंने आपकी पूरी कमल किशोर जी मैं जवाब लूंगा रामलाल जी से एक बार। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। आप राजस्थान में आकर देखिए तो सही, आपकी कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया क्या? बेरोजगारों को 35 रुपए भत्ता देने का काम किया क्या? और आप क्या कर रहे हो? हमारे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का झगड़ा, 1 महीने तक सरकार क्वारंटाइन रहे, होटलों के अंदर बंद रहे। आपसी झगड़े के अंदर फिर बीजेपी के ऊपर आप माथा पे उठने का काम करो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराना चाहती है, जबकि तुम्हारे नेता कह रहे हैं कि 1.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में कोई वार्ता नहीं हो रही। हमारे सैद्धांतिक मुद्दों के ऊपर मतभेद है, एक दूसरे को नकारना निकम्मा कह रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं, संवैधानिक पदों के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति कह रहा है। कौन सी बात करना चाह रहे हो आप? आवाज इनका स्पष्ट नहीं हो रहा है। कमल किशोर जी, मैं बता देता हूं आपको, रामलाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, किसानों के साथ जो जिन कर्ज माफी को लेकर के आपने चुनाव में मुद्दा उठाया था, खासतौर पर कांग्रेस ने, राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में जब कहीं ना कहीं सरकार बनी थी उस समय का जिक्र कर लेते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बीजेपी के रामलाल शर्मा का सीधा आरोप है। दूसरी बात, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 32 दिन तक राजस्थान की सरकार क्वारंटाइन रही। उस दौरान राजस्थान में लोगों के क्या हालात थे, कोरोना से जंग चल रही थी और सरकार क्वारंटाइन में थी। सीधा कहा सरकार मैदान छोड़कर के भाग गई है। देखिए, इंटरनली बात तो इस देश की पूरी जनता समझ रही है, केवल राजस्थान नहीं समझ रहा था, पूरा देश समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। इनको गलतफहमी इन लोगों को, देश समझ नहीं रहा है। देश के साथ छेड़ाखानी करना या किसी फौज के साथ छेड़ाखानी करना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। एक सवाल का जवाब वो कहिए मेरा दे दें कि देश में क्या एक ही रह गया है? एक ही सवाल है कि देश को डिस्टर्ब करना, व्यक्ति को डिस्टर्ब करना। क्या किसान की कीमत केवल 1000 रुपये है? एक मजदूर की कीमत केवल 500 रुपया, जो 30 दिन मजदूरी करता है, लगातार अच्छा भोजन करता है, अच्छा काम करता था। आज ये सवाल इनके सामने, क्या बेकारी हिंदुस्तान में जिस तरह से बेकारी पैदा हुई है उसको पहले समझने की कोशिश करें। राजस्थान की जहां तक बात करते हैं, देखिए ये पारिवारिक मामला था, ये होता रहेगा, होगा और सुरक्षता रहेगा, ऐसा नहीं है। और जनता ऐसी सफर करती रहेगी, और जनता ऐसी सफर करती रहेगी। कमल जी, जानता हूँ कि सचिन पायलट की ये बात कर, सचिन पायलट जी की बात कर तो हमारे परिवार के हैं, आगे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये हम आपके वर्चस्व की लड़ाई आप ऐसे कायम रखिए, अंदरूनी झगड़े आप ऐसे कायम रहे, जनता जाए बाढ़ में। जनता, देखिए जनता को आप लोग ने बाहर में डाला है। आइए बैठिए, कभी आमने सामने चेहरा दिया के मेरे से बात करिए। कमल जी आपके साथ बैठने के लिए नहीं सामने ही है, सुनिए सामने ही है। कमल जी मुद्दे का जवाब, कमल जी परिवार का मामला हो सकता है। कमल जी, रामलाल जी लौटूंगा आपके पास, रामलाल जी लौटूंगा आपके पास, रामलाल जी आपके पास लौटूंगा। कमल जी, मुद्दे की बात वहां पर है, एक सीधा सा सवाल, परिवार का मामला, आप मेरी बात सुनिए, परिवार का मामला हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का मामला हो सकता है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के सरकार राजस्थान में चुनी गई, जिन मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश में आप लोग आए थे, कुल मिलाकर के कोरोना महामारी के इस दौर में आपके पार्टी की अंदरूनी गतिविधियां शुरू हो जाती है और कहीं न कहीं सरकार पूरी क्वारंटाइन हो जाती है। आम जनता किसके भरोसे? हर व्यक्ति सवाल कर रहा है, केवल बीजेपी का सवाल नहीं है, ये सवाल बीजेपी का नहीं है। मध्य प्रदेश में मध्यवादी चुनाव होना है ना, मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहा, अभी साफ हो जाएगा, आप देखिएगा, साफ हो जाएगा कि किसकी गलती है। भाजपा बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल सही दिख रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी घर को कोई बर्बाद करता है तो उनको अपना घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सवाल का जवाब देने वाला मैं कहता हूं कि कोई आए, खुले मन से आए, बात करें ना। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? मेरा टॉपिक पर लौटते हैं, मेरा ये सवाल आपसे है कमल किशोर जी, क्या राजस्थान में जो कुछ हुआ,
मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहूंगा। संजीव कौशिक साहब मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पास लौटूंगा। एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है, ये जो परिवर्तन किया गया है, भाई भतीजावाद या परिवारवाद से अगर कोई पार्टी इनकार कर रही है हिंदुस्तान में, तो कुल मिलाकर के वो बेईमानी सा लगता है। तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के पुत्र या तो सांसद हैं या विधायक हैं, स्थितियां हर जगह पर वैसी की वैसी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि ये जो परिवर्तन पार्टी में किया गया है CWC में, एक छोटा सा सवाल मेरा है, आत्ममंथन वाले नेताओं को दरकिनार किया गया? क्या राजस्थान में बगावत को देखते हुए ये स्थितियां उत्पन्न हुई, या हम ज्यादा लेट हो गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गंवा बैठे? ये जो भी पार्टी चलाता है उसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को शक है, किसी को परेशानी है, तो बैठ करके अपने नेता से बात करना चाहिए। ये मेरा सवाल है। जी चलिए, संजीव कौशिक साहब के पास में लौटते हैं। कौशिक साहब, स्थितियां शुरू होती है पार्टी के क्रियाकलापों से, कामकाज से और तमाम चीज़ों से, आत्म मंथन से। आने वाले चुनाव में कैसा परिप्रेक्ष्य रहने वाला है, उन तमाम चीज़ों से आकलन लिया जाता है। मुद्दे हर बार भटक जाते हैं, भटका दिए जाते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक प्रकार से रिसफल किया गया है CWC की मीटिंग में, लेकिन तकरीबन 51 लोग उसमें शामिल होते हैं और उसमें 4 नेता ऐसे थे जिन्होंने वो चिट्ठी बम फोड़ा था, उन्हें बैकफुट पर डाल दिया जाता है। मेरा सवाल आपसे वही है, गुलाम नबी आज़ाद जैसा वरिष्ठ सीनियर लीडर जिसने पार्टी का तकरीबन सालों से झंडा उठाकर के बुलंद किया, क्या उसका ये सलाह देना भारी पड़ गया, या उन लोगों को ये प्रमोशन दिया गया जो कहीं ना कहीं सिर्फ गांधी परिवार को बचाने का काम करते आए? पार्टी कैसा परफॉर्मेंस देगी आने वाले चुनाव में, किस तरीके की रणनीतिक कौशल की आवश्यकता है, युवा नेताओं को किस कैडर पर आगे लाना चाहिए, बुजुर्ग नेताओं से किस तरीके से अनुभव लिया जा सकता है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ये जी 2 बातें हैं। आपके दूसरे सवाल का भी हम जवाब देते हैं, लेकिन फिलहाल 2 लाइन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार के बारे में। यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के प्रति लालायित होती है, ये केंद्र प्रकारेण किसी तरह से सत्ता में वापसी की कोशिश करती है, और ऑपरेशन लोटस जिस तरह से मध्य प्रदेश में सफल हुआ, यह मान लें कि राजस्थान में वो सफल नहीं हो पाया। और कोशिश जारी थी और पुरजोर कोशिश की गई थी कि वो सफल हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगा। पार्टी के नेताओं ने इस चीज को संभाल लिया और वक्त रहते संभाल लिया, जिसके वजह से स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बन गई, और ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव है, ये प्लस है। समला नहीं है, मनभेद मतभेद जो थे मनभेद में ठीक है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, अंदरूनी खाने में तो ये चलता ही रहता है। दूसरी चीज की, जो लोग गांधी परिवार या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या गांधी परिवार से इतर कांग्रेस को मुक्त करने की बात करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि 2003-4 में जिस तरह से अटल जी की सरकार गई थी और सोनिया गांधी यदि वापस नहीं आती, कांग्रेस को नहीं संभालती, तो उसी समय कांग्रेस पार्टी का ही फाड़ होने वाली थी। और आने के बाद में स्थिति ये हुई कि एक तरफ नहीं 2 टर्म लगातार ठीक ठाक बेहतर ढंग से, आज कम से कम आज जिस देश माहौल में जिस है अभी देश, उससे तो बेहतर, चाहे जीडीपी की बात कर ले या अन्य हर मोर्चे पे, कम से कम देश इससे बेहतर माहौल में था। तो यह कह देने से आपको ठीक है, हमें पता है कि गांधी परिवार पर अटैक करके बहुत सारे लोगों की राजनीतिक चमकती है, और वो कोशिश करते हैं कि ये एक तरफ राहुल गांधी को जिस तरह से कोशिश की गई है उनकी छवि बनाने की, और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च शिखर पर बैठे नेताओं की छवि के साथ टकराहट बना के और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ये एक रणनीति है कि कैसे उनके मोरल को डाउन किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों से लगातार, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, नोटबंदी की बात हो, TDS की बात हो, ये इस तरह से तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की और पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की है। उनकी बातों को भले तत्काल में नहीं माना गया हो, लेकिन भविष्य में आने वाले वक्त में जिस तरह की बातें उन्होंने की है वो सत्य सिद्ध होती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार, राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा चाइना के मामले में लगातार वो कहते चले गए, उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। हकीकत ये है कि आज भी घुसा हुआ है वो, यदि नहीं घुसा है तो 2 कदम आप पीछे 2 कदम हम पीछे की बात क्यों हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। इस कोरोना की महामारी के काल की बात कर ली जाए, लगातार राहुल गांधी ने आगाह किया कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था टूटने वाली है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 20 लाख करोड़ की हवाई बातें तो कर दी जाती हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि रेडी पट्टी पर काम करने वाले लोग रोजमर्रा में जो 35-40% की आबादी है वो कमाने खाने वाली है, उसकी स्थिति क्या है। तो लगातार राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है, राहुल गांधी की यही कोशिश है कि नए
युवा प्रतिनिधि को। हालांकि ये कहना भी उचित नहीं है कि गुलाम नबी साहब को नजरअंदाज कर दिया गया। उन लोगों से सलाह लेते हुए, चूंकि अनुभव की आंखें हैं उनके पास, बिल्कुल नजरअंदाज करने की बात नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे जी। चलिए रामलाल शर्मा जी के पास में चलते हैं। रामलाल जी, कुल मिलाकर के एक सीधा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से संजीव कौशिक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑपरेशन लोटस आपका एमपी में तो सक्सेस हो गया, राजस्थान में आप लोग कहीं चूक गए, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है कि आप सीधा जो बात है राहुल गांधी की छवि को लेकर के आप लोग निशाना साधते हैं, उनके तमाम मुद्दों को लेकर के कुल मिलाकर की चीज़ें हवा हवाई कर दी जाती है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। बेरोजगारी पर आप लोग नहीं बोले हैं, जीएसटी को लेकर के आप लोग नहीं बोले हैं, और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, सरकार ने उनके तमाम वीडियो को दरकिनार किया गया है, आखिर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं उस बात का जवाब दूंगा। एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। अब कांग्रेस की ये जो दुर्गति हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? राजस्थान के अंदर आप देखोगे कि तो 2008 का जो चुनाव लड़ा गया था वो डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़ा गया, और डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़ने के उपरांत 2008 के अंदर मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत जी बने। इसी तरीके से 2018 का चुनाव लड़ा गया, वो सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने तो 2018 के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। यही चीज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, किसके नेतृत्व में चुनाव होता है, किसकी मेहनत और परिश्रम के बाद में परिणाम आते हैं, और वहां पर ताजपोशी किसी दूसरे की जाती है। अब रही बात, मैं इस बात की आपको जवाब दूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो बात की थी उनको गंभीरता से क्यों नहीं लेते। आप मुझे एक चीज बता दो कि राहुल गांधी जी को आज पूरा देश क्या पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके की बचकाना बातें वो करते हैं, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। यदि वो तर्कसंगत बात करें, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर चौकीदार चोर है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ये कोई संवैधानिक शब्द है या किसी संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना क्या राहुल गांधी जी को शोभा देता है? और दूसरी बात ये कि आज कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है कि साहब कांग्रेस के अंदर जैसे बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी या जीडीपी बिल्कुल ग्रोथ कर गई थी। राहुल, आपको भी पता है राकेश जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि साहब आपके शासनकाल के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हो? तो उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गठबंधन की मजबूरी है, यानी कि गठबंधन की मजबूरी है तो चाहे वैसे भ्रष्टाचार करो, पाताल का भ्रष्टाचार करो, जमीन का भ्रष्टाचार करो, अंतरिक्ष का भ्रष्टाचार करो। और किस तरीके से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 6 साल के अंदर मोदी जी की सरकार के अंदर एक भी भ्रष्टाचार आप खोल के बता दीजिए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, और इनके शासनकाल के अंदर एक दिन नहीं जाता था जिस दिन भ्रष्टाचार के आंकड़े नहीं आ रहे हो। समय बताएगा। चलिए, कुल मिलाकर के स्थितियां जो बन पा रही है, रामलाल शर्मा जी की भी बात हमने सुनी है और कमल किशोर कमांडो साहब की बात हमने सुनी है। स्थितियां जो है हर पार्टी में कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन कहना वहां पर लाजमी हो जाता है। एक विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और देना चाहिए। तमाम सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर के कांग्रेस में जो ये परिवर्तन हुआ है, अपने आप में ये माना जा रहा है कि ये फेरबदल कहीं न कहीं आगामी कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में संजीवनी का काम कर सकता है। लेकिन एक सवाल वहां भी उठता है, क्या कांग्रेस ने ये फैसले लेने में देरी तो नहीं कर दी है? क्योंकि एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद और राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत ने कई आलाकमान को यह सोचने पर तो मजबूर नहीं कर दिया है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले वो तमाम लोग आने वाले समय में अगर उन्हें जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई तो बगावत पर उतर सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी है, क्या यह तैयारी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आगामी आने वाले साल में राहुल गांधी की ताजपोशी की एक बार फिर से तैयारी की जा रही है? अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।